तो x प्लस 3 y बराबर 8, 4x प्लस 6 y बराबर 7। प्रतिस्थापन विधि याद है सभी को? हाँ, इसको विलोपन से करना। तो पहला काम क्या, इसको समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2। दो चर वाले हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म होंगे। रैखिक समीकरण युग्म जिसकी घात 1 होती, भैया बात मत करो, निपन्ना बाहर निकल जाओ, अब मत दांत निकालना बेवजह, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2। विलोपन का मतलब उल्टा। तो यानी कि उल्टा में थोड़ा सा ये करना है कि समीकरण 1 का गुणा 2 में और 2 का गुणा 1 में। अब किसका किसका गुणा करना है, तो हमारे पास x है और हमारे पास y है। अब जिसमें x का गुणा उसे हम किस नाम से जानते हैं? किसी से संख्या में चारों चर का आपस में गुणा होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एक दूसरे के गुणन, गुणांक होते ना। यहाँ पर 2 का x का गुणांक कितना है? 2, क्योंकि x में किसका गुणा हुआ है? 2 का। एक अंक का गुणा हुआ है। और देखिए गुणांक को हम ऐसे लिखते हैं, गुणांक, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे गुणा प्लस अंक। बता दो कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। यानी कि एक अंक का गुणा हुआ तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? गुणांक। भूलना मत, x में 2 का गुणा हुआ तो x का गुणांक कितना? 2। समीकरण 2 से x का गुणांक कितना? समीकरण 2 से y का गुणांक कितना? और 1 से y का गुणांक कितना? तो यानी कि हमें किसी भी एक का, या तो x का या फिर y का गुणांक उठाना है। अब ध्यान ये रखना है कि अगर समीकरण 1 से किसका गुणांक लिया है? 2 का, तो समीकरण 2 से भी किसका गुणांक लेना है? 2 और 4 का गुणांक होता है क्या? गुणांक होते हैं एक्स वाई के। समीकरण 1 से अगर x का गुणांक लिया है तो समीकरण 2 से भी x का गुणांक लेना होगा। समीकरण 1 से अगर y का लिया तो फिर किसका लेना पड़ेगा? y का। ऐसा मत करना कि भैया हमें एक अंक छोटा यहाँ पर दिख गया है, दूसरा अंक y के साथ छोटा दिख गया तो हम छोटे छोटा गुणा कर दें। या तो हम x का गुणा करेंगे या फिर y का। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में, अब 1 से नहीं लिखेंगे, 1 में तो हम उठा रहे हैं x का गुणांक। तो अब x का गुणांक यहां से कितना है? 4 है। तो समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर? 4 से, व समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है? x का गुणांक कितना है? 2। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। गलत कर दिया? बात मत करें। ये समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका गुणा करना है? 4 का। तो समीकरण 1 का आगे लिख दो गुणा 4। समीकरण 2 में किसका गुणा करना है? 2 का। तो समीकरण 2 के आगे हमने गुणा करके लिख दिया 2। अब गुणा किसी एक पक्ष में तो करना नहीं है, हमें पूरे पूरे समीकरण में करना है, बराबर के दोनों तरफ, बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी। तो एक एक करके हम इनका गुणा करेंगे। सबसे पहले हमने उठाया 4 को, 4 का गुणा किया 2 में, 2x में, तो 4 दूने 8x प्लस 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 4 तिया 12y बराबर 8 चुको 32। ये बना हमारा एक नया समीकरण बन गया जिसको हम समीकरण 3 नाम देंगे। अच्छा, समीकरण एक और बनाएंगे हम, किससे? कि भैया पूरे समीकरण में किसका गुणा करेंगे? 2 का। तो 4 का 2 में किया तो 4 दूने 8x प्लस 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 6 दूने 12y बराबर 7 दूने 14। 7 दूने 14 समीकरण से लिखा मैंने, 8 और 7 सही। ये क्या बना हमारा? समीकरण नंबर 4। अब हमने इनका गुणा क्यों किया? हमने x का गुणा किया तो ये देखो यहाँ पर x के साथ कितना है? 8। यहाँ पर भी x के साथ कितना है? 8। यानी कि इन दोनों का आपस में क्या हो गए? गुणांक बराबर हो गए। अब भैया ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, इन दोनों में से एक को हटा दो। तो एक को माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 4। 1 और 2 ऊपर, यहाँ पर क्या है? 3 और 4। तो अब इनको माइनस करना, माइनस करने के लिए माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा।
तो जो प्लस का वो क्या हो जाएगा, और जो माइनस है वो, तो ये प्लस था तो क्या बन गया, ये प्लस है तो, और ये प्लस है तो 8x में से 8x गया तो 0x, 0x और 0 में x का गुणा किया तो 0, यानी सब कुछ 0 हो जाएगा। 12y में से 12y गया तो इस तरफ सब कुछ 0 हो गया। अच्छा बराबर, बराबर में कितना बचा, 32 में से 14 बचा तो 18। अब ध्यान से देख के बताओ, क्या 0 18 के बराबर है क्या, नहीं है। 0 18 के बराबर है, यानी कि यहाँ से ये रेखाएं किस प्रकार की, प्रतिच्छेदी रेखा में तो हम एक्स वाई के मान निकाल सकते हैं ना, तो हमारा एक्स बचा ना ही वाई बचा, तो प्रतिच्छेदी रेखा तो हुई नहीं, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा में संपाती रेखा क्या होगी, संपाती रेखा में बता रहा था आपको उस दिन कि दोनों तरफ पक्ष क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। अगर इस तरफ 18 तो इस तरफ भी क्या होना था 18, अगर इस तरफ 0 है तो इस तरफ भी क्या होना चाहिए आपका 0, संपाती होगी। यहाँ पर एक पक्ष 18 है, दूसरा पक्ष 0, दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि रेखाएं किस प्रकार की, रेखाएं समांतर है, समांतर है। अतः हम क्या लिखें, अतः कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो सवाल कितने करके छोड़ देना आप, यहां से हम एक्स वाई का मान निकाल ही नहीं सकते। अगर आप चाहो तो रेखाओं की जांच कर सकते हैं, कैसे, A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2, C1 अनुपात C2, इनको उतार लो, करके बता रहा हूँ आपको। जैसे कितना लिखा, A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 4, B1 का मान कितना 3, B2 का मान 6, C1 का मान 8 और C2 का मान 7। जो हल उनको हल कर दो, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 3 एकम 3, 3 दूने 6, ये हल नहीं हो रहा, तो कितना बचा 1/2, 1/2 और 8/7। क्या दोनों आपस में बराबर है, 1/2 1/2 बराबर है, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। तो ये देखो, ये किसका मान था A1, ये A2, ये B1 आपका और ये B2, ये C1 और ये C2। तो A1/A2 बराबर B1/B2 तो आपस में बराबर है, लेकिन क्या ये दोनों आपस में बराबर है क्या, B1/B2 बराबर C1/C2 है क्या, नहीं है। देखो ये 1/2 है, कितना है 1/7। ये सूत्र किसका था आपका, याद करो आप, समांतर रेखाओं, तो रेखाएं किस प्रकार की आपकी समांतर, इसलिए यहाँ से हम कोई हल नहीं निकाल सकते। ध्यान रखना कि दोनों पक्ष बराबर होंगे, यहाँ से एक्स वाई कुछ नहीं बचे, तो क्या बनेगा आपका, संपाती रेखाएं बनेंगी, जो कि हमने एक प्रश्नावली प्रतिस्थापन वाले में किया था। प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल, प्रश्नावली 3.3 पहला सवाल, निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तालिया
3.3 का पहला सवाल। अच्छा, इस सवाल को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना होता तो हम कौन से समीकरण को उठाते? समीकरण 2 को। हाँ, बड़े से कर लेना। हमारे पास दो समीकरण है, दोनों समीकरण में से हमें क्या करना है, उनके गुणांकों को आपस में उठाना। अच्छा, हम इनके गुणांकों को आपस में ले क्यों रहे? क्यों? क्योंकि बाद में जाके इनके गुणांकों को हमें आपस में बराबर करना है। तो दोनों में से एक चर राशि को हमें हटाना है, खत्म करना है। या तो x को हटा दो या फिर y को। तो हम चूंकि जिसके भी गुणांक को लेंगे उसके ही गुणांक क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। हम यहां से फिर से x को ले लें तो समीकरण 1 में, अच्छा 1 में किसका गुणा करेंगे? तो समीकरण 1 में हम करेंगे 2 का गुणा। क्यों? क्योंकि देखिए ये समीकरण 1 है, अब हम 2 वाले से x का मान उठाएंगे तो 2 वाले में x का मान कितना है? 2। उल्टा करना है, विलोपन का मतलब उल्टा, यानी कि 1 का गुणा 2 और 2 का गुणा 1 में किसका गुणांक का गुणा। तो समीकरण 1 है, इसमें x का गुणांक कितना? समीकरण 2 से x का गुणांक कितना? 2। वाह, समीकरण 1 में 2, वह समीकरण 2 में किसका? समीकरण 1 से x का गुणांक ले लो तो 1 का गुणा करने पर x के साथ कुछ नहीं तो कितना लिखा है? 1 गुणा करने पर, तो सीधे सीधे हम यहां पर लिख दे 2 में, और यहां पर कितना? 1 में लिखना भूल गया था। हाँ भैया, 2 का गुणा करो इसमें, तो 2 का गुणा x में किया तो 2x प्लस 2 का गुणा y में किया तो 2y बराबर 2 का गुणा 5 में किया तो 10। अब 1 का गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 2x में किया तो 2x, ये माइनस वो प्लस माइनस प्लस माइनस, 3y का गुणा 1 में किया तो 3y, 4 का गुणा 1 में किया तो 4। ये बना हमारा समीकरण 3 और ये बना हमारा समीकरण 4। हम देखें समीकरण और 3 और 4 में x के साथ कितना? 2, x के साथ कितना? 2। इस बात देखो, यहाँ से y के गुणांक आपस में बराबर नहीं, यानी यहाँ से x का और y का मान आएगा। तो बताओ तो रेखा किस प्रकार की होगी? अब हमें क्या करना है कि हमने इनके गुणांक को तो आपस में बराबर कर लिया, अब 2x को 2x से हटाना है। तो बताओ क्या करें? तो हम क्या कर दें, इनको इनमें से किसी एक को माइनस बना दे। तो हम क्या कर दे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, यानी कि समीकरण 3 में से 4 को घटा दो। तो भैया घटाएंगे तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो ये प्लस का तो काय का बन जाएगा, लेकिन ये तो पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है? तो ये बन गया आपका प्लस, और ये प्लस है तो ये क्या बन गया आपका? माइनस। जो प्लस है वो माइनस बनेगा, माइनस है वो प्लस बनेगा। नीचे वाला समीकरण, अच्छा 2x प्लस का 2x माइनस का, वो चिन्ह कहाँ का देखना है? जो इसका आधार में लगा हुआ, आधार में लगाना है यहाँ पर। प्लस माइनस माइनस, 2x में से 2x गया तो 0। यहाँ पर 2x प्लस का 3y का है प्लस का, ये माइनस को मत देखना, जो नीचे वाला चिन्ह हमने बाद में बदला उससे 3 और 2 5, 5y। अच्छा 10 में से 4 गया तो 6, y कहां से आ गया? और ये 5 इस तरफ गुणा में है, उस तरफ कहां जाएगा? तो y का मान कितना बचा? 6/5। हमें x और y के मान निकालने थे, उसमें से y का मान तो मिल गया। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो। आपके पास समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 3 है, समीकरण 4। पर हम देखेंगे समीकरण और 3 और 4 तो बड़े बड़े, हम पहले और दूसरे में से एक को उठा दें। समीकरण 1 में छोटा सा समीकरण है, कहीं पर ही मान रख दो आप y का। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जिसका मान निकालेंगे उसी का रखेंगे। मान रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर के कितने? 5। तो x प्लस वाई का मान कितना? 6/5 बराबर 5। 6/5 प्लस का उस तरफ जाकर तो 5, अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, 6/5 प्लस का उस तरफ जाकर माइनस। अब कोई फिर से एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कि भैया 5 तो भाग में उस तरफ गुणा में जाएगा, भाग में तो है लेकिन ये पूरा 6/5 का आएगा, इस तरफ प्लस का है। अगर ये गुणा किस प्रकार होता, अगर ये लिखा होता 6x/5 बराबर कितना लिखा होता? 5, तो फिर ये 5 कहां जाता? क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस तो कोई है नहीं, तो यहाँ x के गुणा में था तो उस तरफ कहां जाता है? भाग में था तो गुणा में, और ये गुणा में था तो भाग में, लेकिन अभी काय का है? प्लस का है। कौन? पूरा 6/5। करो इसको हल। x बराबर 5 का गुणा 1 में किया तो 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, माइनस 6 का गुणा 1 में किया तो 6, तो x बराबर कितना आ गया? 19/5। y बराबर कितना आया? 6/5। यही हम निकालना था, 19/5 और 6/5।
चल दूसरा सवाल करो इसका। पहले का दूसरा सवाल। इसका दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट है, घर से कर के लाना, आपको नहीं करे तो कोई बात ही नहीं, इंपॉर्टेंट है बस। पहले का तीसरा सवाल, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। 9x बराबर 2y प्लस का 7। ताली तीसरा सवाल पहले का। दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट है, घर से कर लेना। आप समीकरण को ध्यान से देखो, निहारो अच्छे से। क्या यार समीकरण हमने पिछले 2 सवाल की उस तरह के दिख रहे हैं क्या आपको? समीकरण को देखना, मेरे को नहीं। क्या हो गया? 0 है, 10 है, ये 10 है। तीसरा सवाल है, तीसरा पहले का तीसरा सवाल है। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और क्या लिखा? 9x बराबर 2y प्लस का 7। हाँ, दूसरे सवाल में बराबर में 10 लिखा, दूसरा नहीं, तीसरा सवाल है। अब हमें ध्यान से देखना है, हमने पिछले 2 सवाल किए, ये समीकरण उसकी तरह तो है नहीं। उसमें क्या था कि दोनों चर राशि एक तरफ थी और अचर राशि एक तरफ थी।
और समीकरण 2 को ध्यान से देखो आप, मिक्स है पूरा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को सिस्टमेटिक लिखेंगे। कैसे कि हमने पहले वाले को उठाया 3x माइनस 5y। अच्छा भैया 4 माइनस का बराबर कुछ तरफ जाकर, ये लग रहा थोड़ा अच्छे से देखने में कि 4 4 एक तरफ और अचर अचर एक तरफ है। समझ लो ध्यान। ये 9x तो ऐसा कैसा भैया, ये 2y इस तरफ, इसको अकेला अच्छा नहीं लग रहा। ये चर राशि अचर राशि के साथ उस तरफ, तो प्लस का था इस तरफ आकर माइनस का, बराबर कितना बचा 7। ये हमारा बना समीकरण 2। अब इसका कुछ करना ही नहीं है हम। अब अच्छा लग रहा है, देख लो। हम समीकरण 1 में 2 का और 2 में 1 का जो इनके गुणांक है उनका आपस में गुणा करते हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हम गुणा क्यों करते हैं, आंसर आ जाए उसके लिए नहीं, उनके गुणांकों को आपस में बराबर करने के लिए, उनके गुणांकों को आपस में बराबर करने के लिए। तो आप ध्यान से देखो, हमें बराबर करने के लिए तो हम ये सीधा सीधा तो कर ही सकते हैं कि इसमें हम 9 का गुणा कर दो और इसमें हम 3 का गुणा कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 9 3 27, और ये भी कितना होगा आपका 9 3 27। यानी कि हमें क्या करना है, अगर हम x के गुणांकों का आपस में गुणा करेंगे, बहुत दिमाग वालों की बात है, अगर तुम समझ जाओ तो समझ लेना, तुम्हारा अंदर दिमाग नहीं तो दिमाग ही नहीं। हम समीकरण 1 में 2 के गुणांक का तथा 2 में 1 के गुणांक का किसी भी x या y का आपस में गुणा करते हैं। गुणा क्यों करते हैं, ताकि उसके गुणांक का आपस में बराबर हो जाए। फिर हम समीकरण 3 और 4 बनेगा, उसमें से एक को माइनस कर देंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और वो वाला गुणांक का आपस में कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। तो बेसिकली हम गुणा क्यों करते हैं, गुणांकों को आपस में बराबर करने के लिए। अब हमारे गुणांक के बराबर क्या हम सीधे सीधे छोटी संख्याओं को गुणा करने पर कर सकते हैं आप। ध्यान से देखो, समीकरण 2 में हम किसका गुणा कर दे, 3 का मत करो आप, छोटी संख्या का देख लो आप, 2 का तो करेंगे तो नहीं होगा आपका। देखो समीकरण 2 में हम 1 की गुणा कर दे, क्योंकि 9 एकम कितना होता है 9। फिर इस 3 को 9 बनाने के लिए कितना गुणा करें इसमें 3 का, तो छोड़ो। हाँ अगर आप इसमें 1 का गुणा कर दो तो ये कितना होगा 9 एकम 9x, और आप इसमें कितने का 3 का कर दो, क्योंकि ये देखो ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9x हो जाएगा, और ये 9 एकम कितना होगा 9x। तो अब आप ध्यान से देखो, ये तो हम बात की बात है, अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा ले तो, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा 9 का, इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा 3 का। तो अब सोचो हमारा समीकरण कितना बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा तो नहीं बना लेकिन बड़ी बड़ी संख्या आ जाएगी। 9 3 27, 9 5 45, लेकिन अगर आप सिर्फ 3 का गुणा करो कितना बनेगा आपका 3 तिया 9, 3 5 15। तो किसका पसंद करोगे, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि हम सिर्फ इनका गुणा आपस में क्यों कर रहे हैं, इनके गुणांकों को आपस में बराबर करने के लिए। फिर हम 1 को माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होकर पूरा का पूरा वो गुणांक क्या बन जाएगा आपका 0। तो परीक्षा में याद नहीं रखो आप, तो बोलते हैं एक तरीके से करो, इसमें हम 9 का गुणा करेंगे और इसमें किसका गुणा करेंगे 3 का। लेकिन अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लो तो आपके समीकरण छोटे बन सकते हैं, लेकिन वो आप ही का हाथ में है। अगर आप पढ़ोगे तो आपके समझ में आती जाएंगी बातें। समीकरण 1 में किसका गुणा कर रहे हैं 9 का, वह समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर, तो करो गुणा, तो 9 तिया 27x माइनस 9 पंजे 45y बराबर 9 चुको 36। नीचे वाले में किसका गुणा करना है 3 का, तो 9 तिया 27x माइनस प्लस माइनस 3 दूने 6y बराबर 7 तिया 21। क्या बना, ये बना हमारा समीकरण 3, ये बना हमारा समीकरण 4, दो नए समीकरण बन गए। अब क्या करो भैया, हम ध्यान से देखेंगे, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस तो 27 और 27 कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे प्लस प्लस तो। लेकिन हम क्या करें, एक को माइनस बना दें, तो माइनस करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को माइनस करने पर, कि अगर हम 4 और 4 को जोड़े तो ये कितना होगा 8 होगा। लेकिन हमें इसको 0 बनाना, तो क्या कर दे हम इसको माइनस कर दे 1 को, तो 4 में से 4 कितना हो जाएगा हमारा 0। उसी तरह ये प्लस का है, तो फिर हम माइनस कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस। अब हमें चिन्ह नीचे वाला देखना है, 27x प्लस का 27x माइनस का, 27 में 27 गए तो 0। आगे 45 है हमारा माइनस का, 6 है हमारा प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होते हैं हमारे माइनस। घटाओ भैया, 45 में से गए 6 कितने बचेंगे, अब मत काटो 3 से, 3 से अब क्यों काटना है, यहीं पे छोटी संख्या को गुणा करता है, वही तो मैं कह रहा था।
क्या अगर पहला अगर आप समझ लो छोटी संख्या गुणा कर दो, अब 3 से कटेगा तो क्या कर लें, कट के ये भी कटेगा तो ये भी कटेगा, वो 3 से कटेगा क्यों, क्योंकि आप देखो 9 3 का इससे कितना हुआ 3, इसीलिए कटेगा वो 3 से। छोटी संख्या अगर तो वो नौबत नहीं आती, 45 में से 6 गए तो कितने 39 वाई। अच्छा प्लस का बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का बचेगा भैया। 36 प्लस का है, 21 माइनस का, प्लस माइनस 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 2 गए तो 1, तो काय का बचेगा प्लस का बचेगा। प्लस है बड़ी संख्या, थोड़ा देख के बोला करो भैया, कोई भाग नहीं पड़ी हमें। 15 तो ऐसा का ऐसा, ये 39, अब ये फिर से प्लस का मत ले जाना उस तरफ, ये काय में गुणा में है, तो कहाँ जाएगा भाग में जाएगा, तो माइनस का 39 गुणा में था, कहाँ गया भाग में। 3 5 15, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो वाई का मान कितना बचा -5/13। ये माइनस कहाँ जाएगा, अरे ऊपर हो या नीचे हो बात एक ही है। आप ही माइनस को यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ या ये दोनों के बीच में लगा दो, बात एक ही। अब ऊपर लगा तो अच्छा लगे। अभी तो क्या है हमारा y का मान आया, x का मान निकालो। तो समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है कि 3x - 5y बराबर 4। 3x - 5y बराबर के 4, जहां y दिख रहा है उसका मान रख दो। 3x तो ऐसा कैसा -5 गुणा, पता ना कोष्टक क्यों लगाया मैंने, क्योंकि y का मान काय का है माइनस का, और जहां पर भी माइनस वाली संख्या आ जाए तो उसको कोष्टक के अंदर बंद करना है। -5/13 बराबर के 4। 3x तो ऐसा कैसा, अच्छा ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस, और हमें पता है कि गुणा में ऊपर ऊपर संख्या का गुणा और नीचे नीचे संख्या का गुणा। 5 का गुणा 5 में किया तो 25, 13 का गुणा 1 में किया तो 13 बराबर के 4। 25/13 इस तरफ प्लस का, उस तरफ जाकर तो 4/1, कुछ नहीं था बेचारे बटे में 1 लगा दो। 25/13 प्लस का है तो माइनस का, करो अभी तो इसको हल। तो 13 का गुणा 1 में किया तो 13, 13 का 4 में किया तो 13 चुक 52 52। 25 का गुणा 1 में किया तो 25। अच्छा ये 3 गुणा में, सॉरी था 3 गुणा में x के उस तरफ आ जाएगा भाग में, किसके भाग में 13 के तो गुणा में, और बाकी जो बचा उसके भाग में। और 52 में से 25 गए कितने बचे 27, और 3 9 में 27, तो x बराबर कितना बचा 9/13। y का मान कितना आया था माइनस का 5/13। क्या पता यही सवाल आ जाए परीक्षा में, तो छोटा भी नहीं देखो आप सवाल। जो नहीं उतारे हो दिमाग लगाना। देखो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मान लीजिए आप दुकान पर गए, आपके पास 200 का नोट, ठीक है, अरे ऐसा कोई सवाल नहीं है, एक नॉर्मली बात है। आपके पास 200 का नोट, आपने 13 रुपए का सामान ले लिया, दुकानदार आपको कितने रुपए देगा 187 रुपये देगा। अब वो ऐसा तो है नहीं कि आपने उसे 200 का नोट दिया फटाक से, वो जितना भी उसका हाथ में आएगा उतना दे देगा। वो पहले देखा ना कि भैया ने कितना का सामान लिया, उसके बाद कितने रुपए वापस देना उसको। तो वो 127 रुपये देगा, तो उसने कुछ सोचा होगा कि भैया ने मेरे को 200 रुपये दिए, मैंने 13 रुपये का सामान लिया, तो उस तरह सोच लिया करो। मैं आपसे कुछ पूछूं ना तो थोड़ा सोच लिया करो, ऐसा नहीं मैंने आपसे पूछा बिल्कुल हमारे मुंह से जवाब निकालना ही हमें। भैया रुक जाओ, दिमाग में सोच लो, उसके बाद बता दिया करो। 5 का गुणा 5 में किया तो 5। बात डराने धमकाने वाली नहीं है, आराम से सुन लिया करो, उसके बाद बोल दिया करो आराम से। खाली आई रिपीट अगेन, सेकेंड और फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले का दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट है, जो मैंने छोड़ दिया है, मतलब आपको घर से करना है इसलिए छोड़ा है, ऐसे ऐसे नहीं छोड़ा है। हाँ जी पहले का दूसरा है? मैं कह के गया था, आप कल आ गए थे, मैं यहाँ आया था।
और उल्टा के सोनू भैया से ये बोले थे को तुम घर के बाहर खड़े थे, बोले नहीं हमसे छुट्टी है। ये तो साइंस की क्लास भी लगती है ना, हो सकता है साइंस पढ़ाने बुलाया तुम। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं चाहते तो मैं कहा गली एक्स्ट्रा पढ़ाऊं तो भैया संडे के दिन आपसे आप लगातार छुट्टी है आपकी, चिंता मत करिए, आपकी अगले संडे छुट्टी रहेगी, भले मत आना। नहीं कहे तब भी है ना, आप फिर संडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास जाओ, संडे को सोए कुछ भी काम करो भले। उदाहरण नंबर 8 एग्जाम्पल 8 पेज नंबर 39 पेज नंबर 39 पृष्ठ क्रमांक 39 पेज नंबर 39। बाइलिंगुअल का पता नहीं पता आपको? बाइलिंगुअल क्या होता है? हाँ पता, इंग्लिश मत पूछा करोगे हमसे। बाइलिंगुअल इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? कोई बात जानना ही नहीं है, मतलब नहीं है इस चीजों से। इंग्लिश दूर दूर का नाता, हमें दूर रहे हमसे। कभी कभी तो मेरे को बाद में ख्याल आई क्या लिख दिया है मैंने, वो लिखा था पर। हम विद्यार्थी भी इतने अच्छे की समझ में नहीं आएगा तो भी पूछेंगे नहीं। ये उतार रहे। अच्छा आय क्या होती है? आय इनकम, प्रति व्यक्ति आय। हाँ प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या हुआ? आय वो जिसे कर्मचारी मैंने प्रमाण पत्र नहीं लगाया उसके आगे, प्रमाण पत्र नहीं लगाया मैंने उसके आगे, तो वहां तक मत पूछो, मैं सिर्फ आय पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ मैं आपकी भावनाओं को समझ गया, तो आय प्रमाण पत्र में क्या लिखा होता है, क्या होता है वो, किस बारे में होता है, उसी से बता दो आप। अब मैंने आपसे आय कहा, आप आय प्रमाण पत्र पे पहुंच गए, तो उसमें कुछ लिखा भी तो होता होगा, इसलिए तो मांगते हो कि वैसे ही मांगते हैं। हाँ फोटो मत निकालो भैया, मोबाइल हमें पता है आपके पास मोबाइल है, आप निकाल लोगे। मोबाइल से हाथ ना लगाए, हमने कहा आपसे, बिना मोबाइल काम चल जाता है। ज़्यादा थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। आय का मतलब आमदनी होती है आदमी की, कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी तो हो सकता हो 22,000 रुपये प्रति महीना कमा रहा हो सकता हो कोई 28,000 रुपये महीना कमा रहा हो। आपका आय प्रमाण पत्र में लिखा होता है कि भैया हमारे पिताजी की 45,000 रुपया आय प्रति वर्ष है। अगर आप समझ ले तो मैं समझाने, तो कोई बात नहीं, सवाल करना तो मेरे पास हाथ में है ही सही, यहाँ पर कर दूंगा सवाल। अभी आपसे इतनी देर में 2 मिनट 3 मिनट दिए, पूछा आपसे क्या होता है आय, एक प्रति व्यक्ति आय पहुंच गए, आय प्रमाण पत्र पहुंच गए। आप थोड़ा आगे आगे बैठ जाए, आपको परेशान कर रहे हैं तो। अच्छा खर्चा क्या होता है? मेरे को ना एक बात समझ में नहीं आती, अब हमें पता ही खर्चा क्या होता है, लेकिन हमें बताना नहीं आता कि क्या होता है। हाँ तो सामान, हमने कुछ सामान खरीदने के लिए कुछ पैसे दुकानदार को, या जहाँ से मैं सामान खरीद उनको देना पड़ता, वो क्या होगा हमारा खर्चा। बचत क्या होती है? हाँ तो सामान खरीदने के बाद हमारे पास जो पैसे थे उसमें से जो आय बच जाती, जो राशि बच जाती है उसे हम क्या कहेंगे? बचत। तो समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है जो महीने के 3,000 रुपये महीना कमाता है, ठीक है, तो ये उसकी प्रति महीने क्या हो गई? आय हो गई, यानी 3,000 रुपये हम लिख सकते हैं इसको। ये स्लेस आपने देखा ही होगा, ये वाला डंडा, ऐसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे की,
ये प्रति यानी ये बटे का होता है हिसाब से कि 3,000 रुपये प्रति महीना। तो वहां लिख दूं मैं इसको, यानी कि एक व्यक्ति की आय है, इनकम है 3,000 रुपये प्रति महीना, आमदनी। अब मान लिया जाए भैया आप उसका महीने का खर्चा हो रहा है 1,800 रुपये का, तो हमारा खर्चा कितना हो जाएगा, उसका खर्चा कितना हो गया 1,800 रुपये। अब हम यहां से अब देखिए, एक तो होगी आय और फिर एक क्या होगा खर्चा, तो फिर एक क्या होगी आपकी बचत। तो बताओ तो उसकी बचत कितनी है महीने के हिसाब से 1,200 रुपये। कि हमने क्या कर दिया कि उसको कुल कितने पैसे मिल रहे हैं, कुल महीने के 3,000 रुपये मिल रहे हैं, 3,000 रुपये में से उसने 1,800 रुपये खर्च कर दिए। तो अब चूंकि 1,800 रुपये तो उसके पास है ही नहीं, तो अब 1,800 रुपये उसके पास है ही नहीं, तो उसके पास पैसे कितने बचेंगे, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, जीरो 10 में से 2 8 गया तो 2 और 2 में से 1 गया तो आपका 1। अच्छा भैया हमारे पास आय नहीं थी, तो हमें पता कि एक छोटे बच्चे के पास, अब चूंकि भैया उसके पिताजी से भले ही उसको 50 रुपये महीने मिल रहे हैं, वो उसकी आमदनी मान लो आप, तो भैया आप 30 रुपये 25 रुपये का उसने सामान खरीद लिया महीने के हिसाब से। मान लिया जाए 25 दिन रोज स्कूल जाता हो तो 1-1 रुपए की चॉकलेट खरीद ली, 5 दिन स्कूल नहीं गया तो यानी 5 रुपये बच गए उसके पास। तो 5 रुपये बच गए, तो ये जो खर्चा किया वो क्या हो जाएगा, आपका खर्चा हो जाएगा। बचे कितने उसके पास 5, तो ये हम उसकी मान लेंगे बचत। तो भैया क्या हम उसकी आय निकाल सकते हैं कि यहाँ से कि उसकी महीने की आय कितनी है, कितनी होगी 30 रुपए। तो यानी कि हम क्या करते हैं कि खर्च और बचत दोनों को आपस में जोड़ लें, तो वो क्या बन जाएगी उसकी आय, जो कितनी हो जाएगी आपकी 25 और 5 30 रुपए। सिंपल सा सवाल है। यानी कि अगर हम आय में से बचत घटा दे तो क्या बचेगा, आय में से बचत घटा दे तो क्या बचेगा, खर्चा बचेगा। अगर हम आय में से खर्चा घटा दें तो फिर हमारा क्या बचेगा, बचत। और अगर हम खर्चा और आय दोनों को जोड़ ले तो वो क्या बन जाएगी, हमारी आय बन जाएगी। कि भैया हमने इतने खर्चे कर दिए, इतने हमने इतनी हमारी बचत हो गई, तो ये दोनों को मिलाकर हमारे क्या बन जाएगा, ये हमारी आय बन जाएगा। इस प्रकार का हमारा सवाल है। उदाहरण नंबर 8 2 बार परीक्षा में आ चुका है, इस बार परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। उदाहरण नंबर 8 लिखा है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 9:7 है, और उनके खर्चों का अनुपात कितना है, 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमें आय का अनुपात दिया है, हमें खर्च का अनुपात दिया है, तो सिंपल सी बात है कि अगर हम आय में से खर्च घटा दें कितना बचेगा, हमारा बचेगा क्या, आय में से अगर हम खर्च घटा दें तो क्या बचेगा, बचत बचेगी। सिंपल सा सवाल है। वहां से हमें 2 समीकरण बनाने हैं और उनको हल करना है, और दोनों व्यक्तियों की हमें क्या निकालनी, क्या पूछा आपसे, उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय पूछा हमसे, मासिक क्या होता है, महीने की आय, वार्षिक क्या होता है, साल की आय, साल। अब आय प्रमाण पत्र की बात निकाली तो उसमें लिखा होता है कि हमारे पिताजी की सालाना इनकम इतनी है, लिखा होता है, वार्षिक लिखी होती है उसमें 55,000 60,000 1,00,000 2,00,000 3,00,000 4,00,000 उस हिसाब से लिखा होता है। तो 4,000 नहीं होगा भैया, 40,000 होगा, ध्यान से देखना। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है 9:7, वही बात हमें नहीं याद हो। उदाहरण कौन सा है, 8वां, इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ लो तो परीक्षा में आएगा, मुंह टकना फिर एक दूसरे के। उदाहरण नंबर 8। अब भैया 2 व्यक्ति हैं अलग अलग, तो दोनों की क्या दिया हमें, आय का अनुपात कितना दिया है, 9:7। तो माना पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय, तो अब हमें कितना दिया है 9:7। हमें दिया है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, तो अब 9:7 को हम मानेंगे नहीं, तो भैया हमने पहले की आय को मान लिया 9x, दूसरे की आय को क्या मान लेंगे हम 7x। ये हमारा पहला व्यक्ति हो गया और ये दूसरा व्यक्ति, क्योंकि सवाल में 2 व्यक्ति दिए हैं 7। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 9x/7x। मान लिया जाए एक की आय 90 रुपए है, तो दूसरे की आय कितनी होगी आपकी 70 रुपए। अनुपात ऐसा बनाओ जो आपस में फिर से 9:7 ही बचना चाहिए आपका। कैसे, 0 से गया 0, कितना बचेगा आपका 9:7। हो सकता है एक की आय 27 रुपए हो तो दूसरे कितनी हो जाएगी आपकी 21। कैसे पता चला भैया, 3 9 27, 3 7 21। हमें नहीं पता कितना, अब इस हिसाब से कौन सी आय मान ले हम, 27 रुपए माने, 90 रुपए माने, 9,000 रुपए माने, कितना माने, तो हमें सिस्टमेटिक सवाल करना पड़ेगा। हमने एक को मान लिया कितनी, पहले की आय को मान लिया कितना 9x, तो दूसरे की आय कितना मान लेंगे हम, दूसरे की आय या दूसरे व्यक्ति की आय कितना है 7x रुपए। हमें एक और दिया सवाल में, क्या दिया, खर्चा दिया, खर्चा दिया ना, उनके खर्चों का अनुपात, उनके खर्चों का अनुपात। तो हम लिखेंगे कि पहले व्यक्ति का खर्चा, पहले व्यक्ति का खर्चा। अच्छा वो भैया बचा दिया,
पहले व्यक्ति का खर्चा। तो फिर से अनुपात कितना दिया है 4:3, तो हम पहले वाले का मान लेंगे 4, y मानना भी, यहां पर x मत मानना। मैंने x क्यों नहीं माना, उसका कारण आप में से कोई बता सकता तो बता दो। पहले से x मान चुके हम दूसरे व्यक्ति का खर्चा। अब चूंकि हम उसे फिर से x मानेंगे तो भैया वो तो आय का गुना होगा ना x में, तो इसलिए हमने उसके कितना है 3y। तो ध्यान रखना, अगर आय को आप x मानो तो फिर आपको खर्चे को क्या मानना पड़ेगा, y मानना पड़ेगा। अगर आप आय को y मान लो तो खर्चे को क्या मानना पड़ेगा आपको, x। आय को अलग मानना है, खर्चे को अलग मानना है, ध्यान रखना, बस इतनी दिमाग लगाना, आपको कुछ नहीं लगाना इसके अंदर। अब प्रश्नानुसार जाएंगे हम, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। तो मेरे को ये बताओ कि जो पहले व्यक्ति की आय होगी उसका खर्चा पहले व्यक्ति से होगा, तो दूसरे व्यक्ति की आय का खर्चा किससे होगा, दूसरे व्यक्ति से। अब हमसे सवाल में कह रहे हैं कि दोनों की बचत कितनी है, 2000 रुपए प्रति माह है। तो अब भैया हम क्या करते हैं कि आय में से किसको घटा दे, खर्चे को घटा दे, तो क्या बचेगी हमारी, बचत बच जाएगी। तो हम पहले व्यक्ति की आय उठाते कितना है 9x। अच्छा, पहले व्यक्ति का खर्चा कितना है 4y। तो पहले व्यक्ति की आय में से हम पहले व्यक्ति का खर्चा घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास, उसकी बचत बच जाएगी जो कि कितनी है 2000 रुपए। 9x में से 4y को घटा सकते हैं क्या आप, हमें पता है कि समान चर और अचर, समान चर घटते हैं, समान चर जुड़ते हैं। अब 9x में 4y कहां से जाएगा, हमने इसलिए तो इसको ये माना है, तो फिर हम सीधे सीधे x नहीं मान लेते इसको, ध्यान रखना। 9x माइनस कितना आएगा 4y। हाँ घटते, अगर यहाँ पर भी y होता तो हम घटा देते 5y कर देते, यहाँ पर भी x होता तो हम उसको घटा देते 5x, ध्यान रखना। ये तो भैया कहां से बना समीकरण, एक पहले व्यक्ति से बना, दूसरा व्यक्ति भी तो है हमारे पास, उसकी आय कितनी है 7x, उसका खर्चा कितना है 3y। फिर से क्या हम 7x में से 3y घटा दे, कितना बचेगा, यहां से कितना बचेगा 2000, क्योंकि क्या कहा है कि दोनों व्यक्तियों का खर्चा प्रति माह से कितना है 2000 रुपए, यानी कि इसकी बचत भी 2000 रुपए है और इसकी बचत भी 2000 रुपए। दो समीकरण बन गए। क्या करना है, फिर से वही करना है, कौन सी विधि लगाना है, विलोपन विधि। लगा दो विलोपन विधि। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में, इस सवाल में प्रतिस्थापन विधि लगाना आप। आपने भी ये कहना है कि प्रतिस्थापन विधि मेरे को अच्छी लगे, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस सवाल में प्रतिस्थापन विधि लगाना, दिमाग ठंडा पड़ जाएगा आपका, इतना बड़ा समीकरण बनेगा। 4x माइनस का उस तरफ जाकर प्लस, फिर 9 यहाँ पर कहां है गुणा में, तो उस तरफ कहां जाएगा भाग में, फिर इतना बड़ा समीकरण का मान रखना, उसमें गुणा कितना बड़ा होगा। तो कहीं पर विलोपन सरल है, कहीं पर कठिन, तो प्रतिस्थापन सरल कहां होगी बताओ तो मेरे को। आपके छोटे से बच्चे से हो कैसे कि लिखा x प्लस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर 4, तो इसमें कौन सी विधि लगा सकते हैं हम, विलोपन तो लगा ही सकते हैं। 2x 3y मान लो, इसमें आप प्रतिस्थापन लगाओ तो सरल बन जाएगा आपका। अगर समीकरण बड़े आ जाए तो क्या लगाना है, विलोपन, छोटे आ जाए तो प्रतिस्थापन, दोनों आपके हाथ में ही। हमारा सिर्फ x और y बटे में नहीं आना चाहिए, कुल मिलाकर उसका गुणांक। फिर वही बात आपको बताने चक्कर में कहीं पीछे रह गए। समीकरण 1 में किसका गुणा कर दे, 7 का। तो समीकरण 2 में 2 का कि 9 का, 2 में 9 का गुणा करने पर, 9 का गुणा करने पर, यानी कि एक का गुणा दूसरे में करना है और दूसरे का गुणा पहले में। इसमें किसका गुणा किया हमने 7 का, और इसमें किसका गुणा किया हमने 9 का। तो कहां किया, अभी करेंगे हम। तो करने पर, ये कहां ने नहीं लिखा है, करने पर सही से लिख देंगे भैया। बस इसमें नहीं पढ़ रही थी और कहीं भी नहीं पढ़ रही। 9 सत्ते 63x माइनस 9 चुकू, सॉरी 7 चुकू, 7 गुणा 4, 7 चुकू 28 y बराबर 7 का 0 में किया तो 0, 7 का 0 में किया तो 0, 7 का 0 में किया तो 0, 7 का 2 में किया तो 14, 1 का गुणा हो गया। ये 7 का गुणा 1 में करना है, तो 9 का 7 में किया तो 63x माइनस प्लस माइनस। अब 7 का गुणा किसमें करेंगे 4 में करेंगे, तो 7 चौक 28। हम 1 में हमने किसका गुणा किया 7 का किया ना, अब 2 में करेंगे 9 का, तो 9 सते 63x माइनस प्लस माइनस 9 तिया 27 y बराबर
9 का 0 में किया तो 0, 9 का 0 में किया तो 0, 9 का 0 में किया तो 0, 9 दूने 18। ये समीकरण नया बना 3, जिसको नाम दिया 3, और ये समीकरण 4। हम ध्यान से देखेंगे 63x भी प्लस का है, 63x भी प्लस का है, तो एक को इस बार माइनस बना दो। समीकरण 3 माइनस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। 63x में से 63x गया 0, माइनस प्लस माइनस। 28y में से 27y गया तो माइनस का 1y। वो 14,000 में से 18,000 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4,000। लेकिन 18,000 बड़ी संख्या जो कि माइनस की है, तो बड़ी कितना बचेगा? माइनस का, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना बचा? 4,000 रुपये। अभी हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा 9x माइनस 4y बराबर के 2,000 रुपये। बातें मत करें, तो करना तो कर लो। 9x माइनस, बता दो कितने जीरो होती? 4 गुना 4,000 रुपये बराबर 2,000 रुपये। 9x बराबर 2,000, ये माइनस को उस तरफ जाकर प्लस, 4 चुक 16, और 3 जीरो के 3 जीरो, ये 9 इस तरफ गुणा में था, उस तरफ गया भाग में। 16 और 2 कितने हुए आपके? 18, और बटे में 9, तो 9 दूने 18, और 3 जीरो के 3 जीरो, तो हमारे x का मान कितना आया? 2,000 रुपये। y का मान कितना आया? 4,000 रुपये। लेकिन हमसे x और y का मान तो पूछा ही नहीं, हमसे पूछा कि दोनों व्यक्तियों की क्रमशः आय बताइए। तो भैया हमारे पहले व्यक्ति की आय कितनी थी? 2,000। तो आय, और किसकी? पहला व्यक्ति कितनी थी उसकी? 9x, तो 9 में हम किसका गुणा करेंगे? x का मान कितना है? 2,000, तो 9 दूने 18,000 रुपये। पहले व्यक्ति की आय कितनी है? 18,000 रुपये। दूसरा व्यक्ति की आय कितनी है? 7x, तो 7x, 7 गुणा किसका गुणा करेंगे? 2,000 का, तो 7 दूने 14,000 रुपये। 14,000 रुपये, ये हो गया आपका x और y का मान। मैं फिर कह रहा हूँ, छोड़ के मत आना, जो आपसे सवाल पूछे वही करना है आपको। भैया कोई मारो, देख लिया करो कोई। आप बोलो पीछे से मारो, तो मैं किसको, अब तो बताओ किसने मारा? आप ही ने मारा, ये तो क्या देखा मैंने? नहीं मारा आपने? आपने मारा इनको? नहीं मारा? आपने ईमानदारी से नहीं मारा? उठो और निकलो बाहर। अरे आपको टाइम नहीं होगा, उठो, आप निकलो बाहर। चिल्लाओ मत, पहले तो सब्जी बाजार नहीं है यहाँ पे। भैया आपकी होशियारी भी देख रहा हूँ दिन ब दिन में। अरे सर, मारने वाला बता रहा है कि उसने मारा। देखा हो आपने कितने मारा? कितने मारा? अब आपने देख लिया, हाँ भी बोला तो बता दो। चलो वो उठो भैया, उठो निकलो बाहर। झूठ तो बोले नहीं बिल्कुल भी। दांत मत निकालो, आपकी तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ निकलो। प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल आ जाओ। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बताइए, बनाइए और उनके हल कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो तो।
पागल है तेरी बात को। तो सबसे खत्म है वो। क्या है? किसी और को जाना हो तो जाए कि नहीं जाना? नहीं, मैं दरवाजा बंद कर लूँ भैया, हवा आ रही। आपने बात तो बहुत महंगी की थी यार, किसी की देखा देखी नहीं करनी। देखो आप बहुत आगे दिमाग भैया आपका, तो बहुत अच्छा। आज का युवा है, ये डरने की बात नहीं। अरे एक तरफ का मिटा रहा हूं, नहीं हटाया पूरा। नीचे कोई बैठी होगी तो लड़ी देखने में लग जाता है। क्या बात है, माफी लोग हाँ, ये सवाल पिछली बार नहीं कराया था, आपको याद हो सर? जिनने नहीं उतारा हो। अब रहने दीजिए आप तो बस। हाँ, नहीं कराया पिछली बार, मैं खुद कह रहा हूँ ना, मैंने नहीं कराया। मेरे को याद है, मेरी याददाश्त बहुत तेज है इस मामले में। याददाश्त मेरी नाम याद रखने में कमजोर है बस। छुड़वाया नहीं था, करवाया नहीं था। ऐसे बोला था बाद में करेंगे। नहीं बोला इस सवाल का बाद में करने का। अच्छा, मैंने किसी आयत और वर्ग वाले सवाल का बोला हो कि बाद में करने का, बाकी इसका नहीं बोला मैंने बाद में करने का। अब मैं अगला सवाल करूंगा, उसका समीकरण बनाऊंगा, घर से आप करो तो कर लेना वाले। अगला सवाल का समीकरण बनाऊंगा। जिन्हें उतार लिया वो प्रश्नावली 3.3 का दूसरे का पहला सवाल देख लो। लो, जिनके पास बुक नहीं। आपके पास बुक नहीं है? लाइन से किसी के पास भी? आपकी बुक कहाँ है? ये है। आप सभी 1 करोड़ में जीरो नहीं गिराए? संख्या लिखना नहीं आता आपको? लिखो संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के बाद कितना आएगा? लाख, 8-10 लाख। अच्छा, लाख 10 लाख। अरे बात 1 करोड़ की हुई है, कितनी आई है? मैंने 5 बजे की 1 लाख में 5 बजे की मैंने खाली कुछ मरते आ रही 17 गुणा 6, 102। बोलो सवाल क्या लिखा है? पहला सवाल। हाँ, अरे दूसरे का पहला सवाल 3 बार तो बोल दिया मैंने, अब भी एक बोलना कोई भी। यदि हम अंश में एक जोड़ दें हाँ, तथा हमारा एक हमारा हर। तथा हर में से एक घटा दे हाँ। भिन्न
1 हो जाती है। अब रुक जाओ पहले तो सवाल पे। सवाल का आएगा भिन्न का। भिन्न क्या होती है? वो आसान के जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक भिन्न बनानी पड़ेगी। तो भिन्न हमारे पास है नहीं, तो हम पहले क्या मान लेते हैं कि माना गांव का नाम नहीं, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश। तो चूंकि एक्स बटे वाई के, तो हमने अंश को क्या मान लिया एक्स और हर को क्या मान लिया वाई। तो बताओ भाई हमारी भिन्न क्या बनेगी तब? भिन्न एक्स बटे वाई। यानी कि अब हमें जो कुछ भी करना कहाँ करना है, इस एक्स बटे वाई में करना है। क्योंकि सवाल में तो कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दो, हर में एक घटा, तो भिन्न बन जाएगी एक। लेकिन उसके पहले हमारे पास भिन्न भी तो होना चाहिए, भिन्न हमारे पास नहीं थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, भिन्न बनाई। तो हमने मान लिया कि भिन्न का अंश कितना हो जाएगा हमारा एक्स, भिन्न का हर कितना हो गया वाई। तो भिन्न कितनी बनी एक्स बटे वाई। मैंने लिखा भिन्न को एक्स बटे वाई। क्या लिखा, अंश में कितना जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर। तो अंश में एक जोड़ने के लिए कहा हमने एक जोड़ दिया, हर में एक घटाने के लिए कहा हमने हर में एक घटा दिया। भिन्न कितनी बन रही, एक बन रही। तो भिन्न कितनी बन रही हमारी एक। तो यानी बराबर में लगाकर हमने क्या कर दिया, एक कर दिया। अंश में एक जोड़ा, हर में एक घटाया, तब भिन्न कितनी बनी एक। एक तो बटे में कुछ नहीं तो हम एक लिख ही सकते हैं, क्योंकि एक बटे एक भी कितना होगा आपका एक। इसको हल कर लो आप। तो एक्स का गुणा आपने एक में किया, तो पहले एक समीकरण तो बना ले। एक्स का गुणा एक में किया तो एक्स प्लस प्लस प्लस, एक का गुणा एक में किया तो एक, वाई का गुणा वाई में एक में किया तो वाई, माइनस प्लस वाई का गुणा एक में किया तो एक का गुणा एक में किया तो एक्स। क्या बोल रहा हूँ, क्या मुंह से निकल रहा। सवाल में कहा है कि आपको किस विधि से हल करोगे। तो अब यहाँ पर कोई आपके पास क्वेश्चन नहीं है, विलोपन भी आती है आपको, प्रतिस्थापन भी आती है। तो कौन सी विधि से आपको करना है, ये आपका हाथ में, विलोपन से करो आप। तो भैया ये एक्स ऐसा का ऐसा, वाई प्लस का इस तरफ आकर माइनस का, ये माइनस एक ऐसा का ऐसा, एक प्लस का उस तरफ जाकर माइनस। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना बचा आपका, माइनस एक माइनस का दो। ये हमारा क्या बना, समीकरण एक बन गया। समीकरण एक, हमारे पास समीकरण नहीं था, सबसे पहले हमने समीकरण बनाया, क्या बना, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का दो। अब जाएंगे हम अगले लाइन के ऊपर पुनः। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें भिन्न को लिखना पड़ेगा, क्योंकि सारी प्रक्रिया कहाँ पर चल रही, भिन्न। हाँ तो क्या करें, यदि हर में एक जोड़ दे हाँ तो हाँ, एक बटे दो हो जाती है भिन्न। तो ये आप क्या करें, हर में कितना जोड़ दें, एक जोड़ दें, तो भिन्न कितनी बन जाएगी आपकी, एक बटे दो। क्या अंश में कुछ जोड़ने घटाने या गुणा करने की बात हुई क्या, तो हम अंश में कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ बात किसकी हो रही, हर की। हर में कितने जोड़ने की बात हो रही, एक। तो हमने सिर्फ हर में एक जोड़ा और हमारी भिन्न कितनी हो रही, एक बटे दो। अब एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कि हम अंश में भी एक जोड़ दें, अंश में बात नहीं हुई जोड़ने की। जहां पर जोड़ने घटाने की बात, जहां पर गुणा करने की बात होगी हम वहीं पर करेंगे। अंश की कुछ बात नहीं हुई, हमने कुछ नहीं किया, अंश ऐसा कैसे रहा। लेकिन हर में कहा कि एक जोड़ दो, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, एक बटे दो। हमने हर में एक जोड़ा, भिन्न हो गई हमारी एक बटे दो। अब इसको हल कर लो आप। तो दो एक्स में एक्स का, दो में एक्स का गुणा किया तो दो एक्स बराबर, वाई का गुणा एक में किया तो वाई प्लस प्लस प्लस, एक का गुणा एक में किया तो एक, ये एक। फिर से समीकरण दोनों को एक तरफ कर लो। तो दो एक्स वाई प्लस का इस तरफ आकर माइनस का बराबर कितना बच गया, एक। ये हमारा बना समीकरण दो। अब हम क्या करें, पहले दोनों समीकरणों को पास पास लिख लें। तो लिखो पास पास। तो x माइनस वाई बराबर के दो, और दो एक्स माइनस का वाई, हाँ करवाए थे, तो बराबर वाई बराबर एक। अच्छा तो आप देख के बोल रहे हैं, मतलब ये हो गया समीकरण एक, ये हो गया समीकरण दो। अब हम कुछ देर पहले से इनका आपस में गुणा कर रहे थे, दोनों समीकरणों में एक दूसरे का। क्यों कर रहे थे गुणा, कि जिस भी चर राशि का हम गुणांक ले रहे थे, समीकरण तीनों चार तो बना रहे थे हम, लेकिन उनके गुणांकों को आपस में बराबर करने के लिए, बराबर करने के लिए। अब तक हमारे सवाल में क्या इनके गुणांक बराबर थे क्या, गुणांक क्या, यहाँ पर एक्स के साथ कितना है, एक, एक्स के साथ यहाँ पर कितना था, दो। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर वाई के साथ कितना है, एक, यहाँ पर वाई के साथ कितना है, तो वाई के गुणांक आपस में बराबर है। तो क्या किसी के यहाँ पर गुणा करने की आवश्यकता है क्या, एक में दो का, दो में एक का, ऐसा कुछ नहीं है। हमें दो, या तो x के या फिर y के किसी के भी गुणांक आपस में बराबर करना है विलोपन विधि में, लेकिन पहले से तो गुणांक बराबर है। तो फिर क्या कर दे, सीधे सीधे हम इसको हटा सकते हैं। लेकिन y काय का है, तो यहाँ पर y काय का है, तो माइनस माइनस से प्लस होते हैं, तो y से तो y कैंसिल होगा नहीं। तो क्या कर दे, एक माइनस को हम प्लस बना दे। तो माइनस प्लस कैसे बनता है, उससे माइनस का गुणा कर दो, क्योंकि हमें पता है कि माइनस का हम माइनस में गुणा करेंगे क्या बन जाएगा आपका प्लस, और अगर हम प्लस में माइनस का गुणा करेंगे क्या बनेगा वो माइनस। तो हम माइनस थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए प्लस,
किसी एक को हमें प्लस बनाना है, तो भैया इस माइनस को हम क्या कर दें प्लस, कैसे, इसमें क्या कर दें माइनस का गुणा। तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 माइनस का 2, यहाँ पर गुणा मत करना भले आप किसी का कि समीकरण 1 में 2 का 2 में 1 का गुणा करने पर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो क्या बन गया प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। देखो अब आगे x प्लस का 2x माइनस का प्लस माइनस, 2x में से 1x गया तो माइनस का 1x। अच्छा y प्लस का y माइनस का प्लस माइनस, और 1 से 1 गया तो 0 बराबर 2 माइनस का 1 माइनस का माइनस प्लस कि माइनस माइनस प्लस, दोनों माइनस है ना, दोनों माइनस है, ध्यान से देखो आप। तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना बचा, और x हमारा क्या है भिन्न का अंश, तो हमें अंश तो मिल गया, अभी हमें क्या निकालना है और निकालना है। तो किसका मान कहां पर भी रख दो, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 छोटा सा है, तो समीकरण 1 में किसका मान रखने पर x का मान, जिसका मान निकालो उसी का रखेंगे, तो x का मान रखने पर। अब समीकरण लिखिए क्या, तो x माइनस का y बराबर के माइनस 2, x का मान कितना है 3, 3 माइनस का y बराबर माइनस का 2, चर को एक तरफ, चर को एक तरफ, तो पता है y माइनस का उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 माइनस का इस तरफ आकर माइनस का इस तरफ आकर प्लस, 3 और 2 5, तो भिन्न का हर भी कितना हो गया 5। तो हमसे क्या पूछिए भिन्न, तो हम लिखेंगे अतः भिन्न क्या थी हमारी x बटे y, तो x का मान कितना आया 3, y का मान कितना आया, तो भिन्न कितनी होगी 3 बटे 5। ये लो आपकी चार नंबर हो गया। आप चाहते तो दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते थे, समीकरण 1 को उठाते वहां से x का मान निकाल लेते, सब कुछ आपके हाथ में। परीक्षा में मैं कह रहा हूँ फिर से आपको कहे तो उसी विधि से करना, नहीं तो आपको जो उचित लगे उससे कर देना। कल तो नहीं होगा आपका टेस्ट, परसों हो जाएगा। आप 2 सवाल किसने कहा आज संक्रांत है, कल क्या होगी संक्रांति, संक्रांत हिंदी के हिसाब से कौन सा महीने चल रहा है। हाँ तुम्हारा चलता होगा कि हम 1 जनवरी को नव वर्ष नहीं मनाएंगे, हमारा तो कब आता है गुड़ी पड़वा के दिन आता है। तो बताइए दो आप ये महीना कौन सा चल रहा है। देखो किसी की बातों में नहीं आना, हम इंग्लिश का मनाएंगे, हम हिंदी का मनाएंगे, यहाँ वहाँ की बातों में नहीं उलझना कभी। पोस्ट चल रहा है क्या, पोस्ट चल रहा, जनवरी फरवरी, पोस्ट कहाँ चल रहा है, क्या है जनवरी चल रहा है ना, जनवरी फरवरी मार्च, हाँ पोस्ट चल रहा है, पोस्ट चल रहा है। पोस्ट के बाद मास, मास के बाद फाल्गुन, फाल्गुन के बाद नया वर्ष लग जाएगा चैत्र, जिसमें आती है आपकी गुड़ी पड़वा आती है। मेरे को बताओ चैत्र के बाद क्या आता है। अच्छा चैत्र में गेहूं कटाई चलती है, तो गेहूं की कटाई के अगले महीने का सोयाबीन की बुआई होती है क्या, 2-3 महीने छूटते हैं ना, चैत्र के बाद वैशाख, वैशाख के बाद जेठ, जेठ नहीं होता ज्येष्ठ होता है जेठ बोल दिया, जेठ तो पति का बड़ा भाई होता है। चैत के बाद आता आषाढ़, आषाढ़ के बाद क्या आता श्रावण, श्रावण के बाद भाद्र, भाद्र के बाद अश्विना, अश्विन नहीं होता शायद, हालांकि वो लिखा होता है ऐसे लिखते हैं उसको अश्विना, हम बोलते हैं अश्विना। अश्विना के बाद कार्तिक, कार्तिक के बाद अग्रहायण, जिसे हम अग्गन बोलते हैं मालवी भाषा में, अग्रहायण, फिर पौष मास फाल्गुन जो कि चल रहा है 12 महीने आते मतलब मेरा। हाँ लेकिन व्हाट्सअप स्टेटस तो हम भी लगाएंगे कि हम 1 तारीख को नववर्ष नहीं मनाएंगे, तो महीनों के नाम नहीं पता और हम नववर्ष मनाएंगे। हमारा कोई पूछ ले आपसे कि बताओ हिंदू नववर्ष के हिसाब से पहला महीना कौन सा होता है, कौन सा होता है फागुन, तो दिमाग के मार्क्स में मतलब अब मैंने 2 मिनट पहले बताया पहला महीना क्या होता है। हाँ क्या होता है चैत्र, हाँ चैत्र, हाँ पहला महीना चैत्र होता है, गेहूं की कटाई से नववर्ष स्टार्ट होता है। फाल्गुन आखिरी होता है, अब मतान में जनवरी फरवरी आते हैं, काफी तो
2 सवाल बचे हैं। हैं? हाँ कल जबरदस्ती नहीं करनी, चिंता मत करो, ऊपर से जाएंगे हम। एक सवाल छोड़ा, कल लाना घर से। बाकी थैंक यू सो मच। अरे घर को आपने कहीं घुमाया भी नहीं।